रासायनिक बल गतिकी चैप्टर नंबर 3 के जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपके बीच लेकर आ रहा हूं, जिसमें सबसे पहले बात आती है वेग की। वेग, तात्क्षणिक वेग आ जाए चाहे औसत वेग आ जाए, जल्दी अवकल वेग समीकरण कहता है वो। अवकल वेग समीकरण लिखिए, ठीक है। आपको कोई ना कोई अभिक्रिया दे देगा, उसका अवकल वेग लिखना होता है अपने को। अवकलित वेग समीकरण जो है वो लिखनी होती है। जैसे एक समीकरण दे दी, मान लो 2a + b = 3c, और कह देगा इसका वेग का अवकलित रूप लिखिए या अवकलित वेग समीकरण लिखिए, जो भी इस स्थिति में बोलता है, तो आपको इसका वेग लिखना होता है। तो वेग कैसे लिखेंगे हम लोग ऐसी स्थिति में? ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अभिकारक जो होते हैं धीरे धीरे घटते जाते हैं, तो इनकी सांद्रता घटती है तो इनके लिए माइनस का निशान आता है, और उत्पाद जो होते हैं इनकी सांद्रता बढ़ती है तो इनके लिए प्लस का निशान आता है। तो ऐसी स्थिति में वेग बराबर, अब ये अभिकारक है तो माइनस का निशान आएगा। गुना वाली डिजिट जो है भाग में कर देना, 1/2 dA/dt, यानी ए की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, बराबर बी भी अभिकारक है, तो अभिकारक है तो इसके लिए माइनस का निशान कर देना, बी की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, बराबर का निशान आएंगे ये, ठीक है। सी उत्पाद है, अब उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है तो प्लस का निशान आएगा। गुणा वाली राशि, गुणा वाली जो डिजिट है भाग में आ जाएगी। अब सी है तो सी की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, तो ये हमारे पास अवकलित वेग समीकरण जो है इसकी आ जाएगी। तो गुणा वाली राशि भाग में करते हुए जो अभिकारक है उसके लिए माइनस का निशान, और जो उत्पाद है उसके लिए प्लस का निशान लगाकर हमने लिखना है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आता है वेग नियम बनाने से संबंधित आ जाता है। इसका वेग नियम लिखिए, या वेग नियम दिया होता है और अपने को कोटि पूछ लेता है। जैसे दे देगा वेग समानुपाती a⁻3/2 b⁻½ कह देगा इसकी कोटि बताओ। तो कोटि कैसे बताएंगे? कोटि जो होती है वो घातों का योग होती है, तो a⁻3/2 है, b⁻½ है, 3/2 यानी 1.5 और आधा मतलब कि 2। तो ऐसी स्थिति में कोटि 2 बनेगी। कोटि कितनी होगी? 2 होगी। कोटि 2, घातें जोड़नी है बस। ऐसे दे देगा वेग समानुपाती, या समानुपाती का निशान हटा के के भी लिख सकता है, नियतांक लग जाता है। वेग बराबर के a b⁻3/4, तो a की पावर 1 हो जाएगी। यहाँ जब कुछ नहीं लिखा तो 1 हो जाएगी। तो कोटि आप घातों को जोड़ लेना, 1 + 3/4 मतलब 1 सही 3/4। तो इस तरह से कोटि जो है वो अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में वेग नियम बनाने का भी कह देता है। जैसे वो कह देता है a व b के बीच होने वाली अभिक्रिया में A की सांद्रता दुगनी करने पर वेग 4 गुना हो जाता है, तथा B की सांद्रता 4 गुनी करने पर वेग दुगना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया का वेग नियम लिखिए। वेग नियम लिखिए, ये दे दिया उसने। ए की सांद्रता दुगनी करने पर वेग 4 गुना हो जाता है, और बी की सांद्रता 4 गुनी करने पर वेग दुगना हो जाता है। अब ये ध्यान रखना
हम पढ़ते हैं कि वेग जो होता है वो उस अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, और इनकी जो घात होती है ना वो कोटि होती है, और ये वेग नियम बन जाता है। अगर हम वो घात पहचान लेते हैं, उस घात का मान रख देते हैं, तो फिर वेग नियम हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो क्या कहता है वो कहता है वेग समानुपाती ए की सांद्रता दुगनी कर दी, तो ए की सांद्रता दुगनी कर दी, मैंने ए को 2a लिख दिया, ठीक है, ए को कितना लिख दिया 2a, मतलब दुगना कर दिया। या आप सीधा ही ए की जगह 2 लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए की जगह 2 लिख दें 2, तो वेग जो है वो 4 गुना हो गया, तो वेग की जगह आप 4 लिख दें 4, मोटा मोटा आइडिया लगाना है अपने को, है ना। मैंने ए की जगह 2 लिख दिया और वेग की जगह 4 लिख दिया, और आपको ये पावर आइडेंटिफाई करनी है इसकी, ये कोटि है। अब आप खुद सोच सकते हैं 2 की पावर कितना करूं कि 4 बन जाए। वो कहते हैं ए की सांद्रता को 2 गुना किया, तो मैंने ए की सांद्रता को 2 गुना कर दिया, 2 लिख दिया यहाँ, और वेग जो है 4 गुना हो गया, तो वेग की जगह 4 लिख दिया। अब मेरे को 2 की पावर पहचाननी है, मैं 2 की पावर कितनी करूं कि 4 हो जाए। तो आप बताओ 2 की पावर कितनी करें कि 4 हो जाए। तो कॉमन सी बात है, 2 की पावर 2 करूंगा तो 2 की पावर 2 4 होता है। इसका मतलब जो ए की कोटि है वो 2 है, ए की कोटि 2 है, तो मेरे को ए की कोटि पता लग गई कि ए की कोटि 2 है, ठीक है। ऐसे ही उसने कहा बी की सांद्रता 4 गुनी करने पर वेग दुगना हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, जो बी दिया है मेरे को, बी की सांद्रता 4 गुनी कर दी, यहाँ 4 रख दिया, ठीक है, और वेग जो है दुगना हो गया, तो मैंने वेग की जगह 2 रख दिया, वेग की जगह 2 रख दिया। अब मेरे को बी की पावर पहचाननी है, तो मैंने 4 की पावर वाई लगा दिया। अब आप खुद सोचो कि 4 की पावर कितनी करूं कि 2 आ जाए, तो 4 का रूट 2 होता है, 4 का जो अंडर रूट होता है ना वो 2 होता है, 4 का अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, 4 की पावर हाफ करूंगा तो उत्तर 2 आएगा। इसका मतलब बी की कोटि जो है वो हाफ है, बी की कोटि हाफ है। तो अगर कुल कोटि भी पूछी है तो हम लोग बता सकते हैं कुल कोटि 2.5 है, 2 सही 1/2, और इसका वेग नियम बन जाएगा वेग समानुपाती ए की कोटि 2 है और बी की कोटि आधी है। तो इस तरह से हम लोग जो है वेग नियम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसमें वेग नियतांक की इकाई पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेग नियतांक की इकाई या मात्रक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल कल के एग्जाम में, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम में आपका जब भी होना है आगे 2-4 दिन के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन फाइनल आने वाला है। वेग नियतांक की इकाई 100% इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे शून्य कोटि पूछा जाए, चाहे प्रथम कोटि पूछा जाए, और चाहे द्वितीय कोटि पूछा जाए। इन 3 में से एक मात्रक पक्का आता है। शून्य कोटि के वेग नियतांक की जो इकाई होती है, के की जो इकाई होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के की जो इकाई होती है वो होती है सेकंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि के की जो इकाई होती है वो होती है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। मतलब सेकंड इनवर्स तो सब में ही आना है, सेकंड इनवर्स। शून्य कोटि में मोल पर लीटर आ जाता है, मोल पर लीटर का मतलब लीटर इनवर्स। प्रथम कोटि में वो आता ही नहीं, और द्वितीय कोटि में उसका उल्टा हो जाता है, यानी मोल इनवर्स लीटर। शून्य कोटि का उल्टा हो जाता है, मोल इनवर्स लीटर। तो शून्य कोटि के जो के की इकाई होती है ना, वो वेग की इकाई के समान होती है, क्योंकि वेग की इकाई भी यही होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यूं भी पूछ लेता है किस कोटि के वेग नियतांक की इकाई वेग की इकाई के समान होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। के की इकाई हो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ही वेग की इकाई होती है, तो ऐसी विक्रिया की कोटि जो है वो शून्य होगी, ठीक है। उसके बाद
आभासी एकाणुक अभिक्रिया, छद्म कोटि की अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, आभासी एकाणुक या छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जब अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता बराबर नहीं होते, कोटि नॉट इक्वल टू अणुसंख्यता, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनकी कोटि और अणुसंख्यता समान नहीं होती, क्योंकि इसमें किसी न किसी अभिकारक का आधिक्य होता है, ज्यादा मात्रा होती है। जिस अभिकारक की मात्रा ज्यादा होती है उसकी कोटि शून्य गिनी जाती है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें कोटि और अणुसंख्यता का मान समान नहीं होता, किसी न किसी अभिकारक का आधिक्य होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग आभासी एकाणुक या छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण, एस्टर का जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट होगा CH3COO C2H5, जल अपघटन प्लस HOH, माध्यम अम्लीय मतलब एरो पर H प्लस, तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस C2H5OH। तो इसमें जल का आधिक्य है, जल का आधिक्य है, और जिसका आधिक्य होता है उसकी कोटि शून्य होती है, उसकी कोटि शून्य होती है। तो इसमें अणुसंख्यता तो दो है, एक तो एस्टर और एक जल। आणविकता या अणुसंख्यता ये तो है दो, लेकिन कोटि है एक, केवल एस्टर वाली। ये जल का आधिक्य है, जल की कोटि शून्य होती है। तो अगर इसका वेग नियम लिखना है तो वेग समानुपाती होगा एथिल एसीटेट की सांद्रता के, सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जल का आधिक्य है, इसलिए जल की अगर आप कोटि लिखेंगे तो वो शून्य होती है, कोटि पावर में लिखी जाती है। तो जल की पावर 0 कर देंगे, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वेग नियम बनेगा, वेग समानुपाती एथिल एसीटेट की सांद्रता। तो ये हमारे पास आभासी एकाणुक अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रिया आ जाती है। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है सुक्रोज का जल अपघटन है, सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन। तो C12H22O11 प्लस H2O, एरो पर H प्लस या एंजाइम लगा दें, C6H12O6 प्लस C6H12O6। अणुसंख्यता आणविकता इसकी भी दो है, एक तो सुक्रोज का अणु भाग ले रहा है, एक जल का अणु भाग ले रहा है, लेकिन जल का इसमें आधिक्य है, आधिक्य है, तो इसकी कोटि, जल की कोटि जो है वो शून्य हो जाएगी, जल की कोटि शून्य हो जाएगी, क्योंकि इसमें जल का आधिक्य है, जल की कोटि शून्य हो जाएगी। और वेग जो है केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करेगा, अतः इसकी कोटि 1 है, इसकी कोटि 1 है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो शून्य कोटि का वेग नियतांक और अर्धायुकाल, शून्य कोटि का वेग नियतांक और अर्धायुकाल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास R0 माइनस R/T, ठीक है। और अर्धायुकाल निकालना है तो T इधर ले आए, K इधर ले जाएं, तो T बराबर R0 माइनस R/T K आ जाएगा इधर। अब अर्धायुकाल क्या होता है, अर्धायुकाल वह समय होता है, तो मैंने यहाँ पैर में आधा लिख दिया, मतलब ये अर्धायुकाल बन गया। अर्धायुकाल वह समय होता है जिस पर जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो इसकी प्रारंभिक सांद्रता मतलब R0 या R0 की आधी रह जाती है। तो मैंने R की जगह R0/2 रख दिया, R0/2 रख दिया, क्योंकि अर्धायुकाल वह समय होता है जिस पर अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो इसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो R बराबर R0/2 या R0/2 हो जाता है। तो R को मैंने R0/2 रख दिया, तो आपका उत्तर आ जाएगा T½ बराबर R0/2K। तो ये अर्धायुकाल बन जाएगा R0/2K, अर्थात शून्य कोटि का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता R0 के समानुपाती होता है, T½ समानुपाती होता है शून्य कोटि के लिए R0 के। शून्य कोटि का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपको K की वैल्यू दे सकता है, R0 की वैल्यू दे सकता है, अर्धायुकाल पूछ सकता है।
आपको समय दे सकता है, प्रारंभिक सांद्रता दे सकता है, अंतिम सांद्रता दे सकता है, के पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट आता है प्रथम कोटि। पहले शून्य कोटि के एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, आपको अभिक्रिया दी होती है और पूछ लेता है कौन सी कोटि है इसकी। तो एक तो आपको एरो पर कोई ना कोई उत्प्रेरक दिया हो, जैसे अमोनिया का जो अपघटन है वो प्लेटिनम की उपस्थिति में होता है, प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है इसमें, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में शून्य कोटि अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया, तो इसकी कोटि शून्य हो जाएगी। HI का ऊष्मीय वियोजन, HI का ऊष्मीय वियोजन, ये भी शून्य कोटि अभिक्रिया है। उत्प्रेरक आ जाए, ऊष्मीय वियोजन आ जाए, तो ये जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं H2 + Cl2 जब जुड़ते हैं प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बनता है, तो ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया गिनी जाती है। खैर ये हमारी बुक में नहीं है एग्जाम्पल, तो हमें दो एग्जाम्पल तैयार करने हैं, एक तो अमोनिया का प्लेटिनम की उपस्थिति में वियोजन, एक HI का ऊष्मीय वियोजन। ये दोनों शून्य कोटि के अभिक्रियाएं हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया एग्जाम्पल पूछता है पेपर में। अब आती है प्रथम कोटि। प्रथम कोटि के K का सूत्र निकालना है आपको, तो इसके K का सूत्र आता है K बराबर 2.303/T log R0/R। इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, विशेष ध्यान रखना है। अर्धायु काल पूछ सकता है, तो अर्धायु काल निकालना है तो T इधर ले जाएंगे, K इधर ले जाएंगे, T बराबर 2.303/K log R0/R। T बराबर 2.303/K R0/R। अब अर्धायु काल क्या होता है? अर्धायु काल वह समय होता है जिस पर अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, R0 से R0 कट जाएगा, log 2 का मान होता है 0.3010, तो T हाफ बराबर 2.303 × 0.3010/K। इसको सोल्व करेंगे तो T हाफ बराबर 0.693/K। इसका भी न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको K दिया होगा और अर्धायु काल निकालना पड़ सकता है, या अर्धायु काल दिया होगा और K निकालना पड़ सकता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। T हाफ बराबर 0.693/K। प्रथम कोटि का जो अर्धायु काल होता है वो नियतांक होता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि का अर्धायु काल जो होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 पर निर्भर नहीं करता। कहीं भी इसके सूत्र में अभिकारक की सांद्रता नहीं आई है। तो प्रथम कोटि का अर्धायु काल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अब इसके एग्जाम्पल भी अपने को तैयार करने हैं। जैसे एथीन में जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं C2H4 + H2, उत्प्रेरक ले सकते हैं यहाँ आप C2H6। एथीन का हाइड्रोजनीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो कृत्रिम हो। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, रेडियो एक्टिव तत्वों का प्राकृतिक व कृत्रिम क्षय या कृत्रिम में प्राकृतिक रेडियो एक्टिव क्षय किस कोटि की अभिक्रिया है? तो दोनों ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आएगी। N2O5 का अपघटन आ जाता है, अगर N2O5 का अपघटन कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। N2O का अपघटन कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? तो N2O का अपघटन भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ये 4 एग्जाम्पल आपने माइंड में रखने हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। एथीन का हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव क्षय, N2O5 का अपघटन, N2O का अपघटन, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हैं। उसके बाद आरएनए समीकरण, K बराबर A e⁻ EA/RT। K बराबर A e⁻ EA/RT। अगर लोग लगाते हैं तो log K बराबर log A -EA/2.303 RT। तो ये आरएनए समीकरण है, जिसमें log K और 1/T के बीच ग्राफ खींचा जाता है, log K और 1/T के बीच। तो
तो log k y अक्ष पर और 1/t x अक्ष पर लिया जाता है, और ढाल जो है इसकी ऋणात्मक आती है, ऋणात्मक ढाल आएगी, मतलब गिरती हुई ढाल आएगी ऐसे, -EA/2.303 r, ये इसकी ढाल होती है, ऋणात्मक है, माइनस का निशान है, ऋणात्मक मतलब गिरती हुई, -EA/2.303 r। फिर भिन्न भिन्न ताप पर आर्यन समीकरण का न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, वो समीकरण मैं लिख देता हूँ यहाँ, log k2/k1 बता देता हूँ आपको, हिंट क्या मिलेगा, log k2/k1 बराबर EA/2.303 r T2 - T1/T1 T2, ये भिन्न भिन्न ताप पर आर्यन समीकरण है। इसमें क्या होगा, ताप में जनरली 10 केल्विन का या 10 डिग्री का अंतर रखा होता है। जैसे वो कह देगा ताप जो है 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन कर दिया, 300 केल्विन से बढ़ाकर 310 केल्विन कर दिया, 10 का अंतर रखेगा। तो ऐसी स्थिति में जो K2/K1 होता है ना, इसका मान 2 होता है। अगर टेम्परेचर में 10 केल्विन या 10 डिग्री का अंतर वो रख रहा है, तो ऐसी स्थिति में K2/K1 का मान जो होता है वो 2 होता है, तो ये log 2 बन जाएगा। तो K2 और K1 देने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग दुगना हो जाता है। तो क्योंकि K2 जो है वो K1 का दुगना हो जाता है, तो K2 जो है वो K1 का 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन ताप का जब अंतर होता है, तो जो K2 होता है ना, K2 वो K1 का दुगना हो जाता है। K2 जो होता है वो K1 का दुगना हो जाता है, तो K2 जो है K1 का दुगना हो जाता है, तो K2 का मान 2K1 हो जाता है। अब आपके पास K2/K1 था, तो K2 जो है वो K1 का दुगना हो गया, मतलब 2K1 हो गया, 2K1/K1, K1 से K1 कट गया, तो K2/K1 जो ऐसी स्थिति में 2 आ जाता है। तो जब ध्यान रखना 10 का अंतर दिया होगा ना, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ log 2 रख देना है, log K2/K1 को log 2 मान लेना है, तो आपका उत्तर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। उसके बाद जैसे मैंने अभी कहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो वेग दुगना हो जाता है, तो इसका ग्राफ भी पूछ सकता है आपसे कि अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को दर्शाने वाला ग्राफ बनाओ। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को, तो इधर तो हम रख देंगे गतिज ऊर्जा, और इधर रखा जाता है सक्रिय अणुओं का अंश, या अणुओं का अंश ही लिख दो सीधा, सक्रिय अणुओं का अंश लिखने की जरूरत नहीं है, अणुओं का अंश। अब जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी से प्राप्त हुआ। यहां जो है सक्रियण ऊर्जा का निशान लगा देना आपने EA। अब जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर होती है या उससे ज्यादा होती है वो उत्पाद बनाते हैं। तो ये मैंने ग्राफ बनाया T डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब अणुओं के जिस अंश की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर है, जैसे यहां मान लो सक्रियण ऊर्जा, ये सक्रियण ऊर्जा है, तो जिस अंश की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर है या उससे ज्यादा है वो उत्पाद बनाते हैं। मतलब इतने अणु उत्पाद बना रहे हैं, जो येलो कलर दिखाया मैंने, वो उत्पाद बनाने में सक्षम है। अब ताप को बढ़ा दिया 10 डिग्री, ताप को बढ़ा दिया कितना, 10 डिग्री। तो जब ताप को 10 डिग्री बढ़ाकर T+10 किया, तो जो वक्र का शीर्ष होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है। वक्र का शीर्ष जो होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है, और ऐसी स्थिति में जो सक्रिय अणुओं का अंश होता है वो लगभग पहले से डबल हो जाता है। अब आप देखो सक्रिय अणुओं का अंश इतना हो गया, लगभग पहले से डबल हो गया। ये टेम्परेचर कर दिया मैंने T+10, मतलब 10 डिग्री बढ़ा दिया, T+10 डिग्री कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो सक्रिय अणुओं का अंश है वो पहले से दुगना हो गया। पहले सिर्फ येलो वाला पार्ट जो था वो सक्रिय अणुओं का अंश था, लेकिन अब जो अगर देखा जाए तो सक्रिय अणुओं का अंश जो है पहले से डबल हो गया, येलो से जस्ट डबल हो गया ना, ये पूरा सक्रिय अणुओं का अंश हो गया, लगभग दुगना हो गया, तो वेग भी दुगना हो जाता है। अतः 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग दुगना हो जाता है। तो यहां तो हम दिखा देंगे क्या, ये वाला पार्ट तो दिखा देंगे T डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्पाद बनाने वाले अणु, यानी क्रिया करने वाले अणु, उत्पाद बनाने वाले अणुओं का अंश, और ये दिखा देंगे T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्पाद बनाने वाले अणुओं का अंश। तो हम देख रहे हैं कि उत्पाद बनाने वाले अणुओं का अंश जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर दुगना हो गया, अतः वेग भी दुगना हो जाता है।
एक आता है संकीर्ण ऊर्जा पर उत्प्रेरक का प्रभाव बताओ, संकीर्ण ऊर्जा पर उत्प्रेरक के प्रभाव को समझाइए। तो इसमें हमने क्या करना है, अभिक्रिया की प्रगति यानी अभिक्रिया निर्देशांक और स्थितिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचना है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। तो पहले तो हम लोग उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में दिखा देते हैं, ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। अब संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, ग्राफ का आधार जहाँ अभिकारक उपलब्ध है, ये अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होते हैं, ठीक है। और इसके शीर्ष का जो डिफरेंस है ये संकीर्ण ऊर्जा होती है, ये है EA, ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा है। अब दिखाएंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक क्या करता है, संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, ये हो गई उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब वही इसका आधार सेम रहेगा और शीर्ष ये हो गया। अब ये यहाँ ये संकीर्ण ऊर्जा हो गई EA डैश, शीर्ष और आधार के बीच का जो अंतर है, ग्राफ का जो बेस है और जो शीर्ष है, इसके बीच का अंतर जो है संकीर्ण ऊर्जा होती है। तो हम देख रहे हैं उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। साइड में बता दें EA क्या है, EA तो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा, और EA डैश क्या है, EA डैश है उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा। तो उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। फिर आगे आता है टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत जो है, संगत सिद्धांत जो है, इसकी समीकरण है K बराबर ZE की पावर माइनस EA बट्टे RT। K बराबर Z, जहाँ Z जो है संगत आवर्ती है, K बराबर ZE की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं जटिल अभिक्रियाओं की, ये सरल अभिक्रियाओं के लिए सही है। सरल अभिक्रिया जो एक पद में होती है, एक पद में होती है, उसके लिए समीकरण बिल्कुल सही है। लेकिन जटिल अभिक्रिया जो एक से ज्यादा पदों में होती है, उसके लिए समीकरण लागू नहीं होती, क्योंकि उसमें एक त्रिविम विन्यास घटक भी लगता है, PZE माइनस EA अपॉन RT। ये त्रिविम विन्यासी घटक है, त्रिविम विन्यासी घटक के बराबर PZE माइनस EA अपॉन RT। तो ये दोनों संगठवाद की समीकरण आ गई सरल अभिक्रिया के लिए और जटिल अभिक्रिया के लिए। और संगठवाद या टक्कर सिद्धांत के अनुसार एक तो संकीर्ण ऊर्जा अभिक्रिया के वेग में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो एक तो संकीर्ण ऊर्जा होती है, और एक ये त्रिविम विन्यासी घटक P, त्रिविम विन्यासी घटकीय कारक, संघट कारक जो है ये भूमिका निभाता है। तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार दो महत्वपूर्ण जो राशियां हैं, एक तो संकीर्ण ऊर्जा और एक अभिकारकों का उपयुक्त अभिविन्यास, जो समीकरण करने में, अभिक्रिया पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्टूडेंट, ये महत्वपूर्ण बातें जो आपके समक्ष मैंने रखी रासायनिक बलगतिकी चैप्टर की, यदि आपको हमारा वीडियो किसी भी तरह से छात्रों के लिए लाभदायक लगता है, छात्रों के लिए बेनिफिशियल लगता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर छात्र तक पहुंचाइए। आने वाले एग्जाम में ये छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।